भारत के बीचों बीच एक शहर, न समंदर के पास न हिमालय की गोद में, पर यहीं से राज्य चलता था, यहीं से समय गिना जाता था। उस वक्त ये अवंती की राजधानी था। आज इसे हम उज्जैन कहते हैं। गुप्त काल से पहले, मौर्य काल से भी पहले, इतिहास की स्पॉटलाइट से भी पहले, प्री मौर्यन समय में आज से 2600 साल पहले, यानी जब पाटलिपुत्र अभी उभर रहा था, उज्जैन पहले से खड़ा था। शिप्रा नदी के किनारे थोड़ी ऊंचाई पर बसा हुआ, ताकि बाढ़ ना आए और दुश्मन को सीधी चढ़ाई न मिले। शहर के इर्द गिर्द पत्थर की दीवारें नहीं, बल्कि भारी मिट्टी के रैम्पार्ट्स, जिनके अंदर लकड़ी के पैलेसाइड्स लगे थे। ये बिल्कुल वही फोर्टिफिकेशंस थी जो हम प्रारंभिक राजगीर और कौशंबी जैसे शहरों में देखते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथ जैसे भगवती सूत्र अवंती को उन 16 महाजनपदों में रखते हैं जो उस युग के पावर सेंटर्स थे। इस शहर से राज करने वाला सबसे मशहूर राजा था प्रद्योत। बौद्ध कथाओं में लिखा है कि प्रद्योत मगध के राजा बिंबिसार का समकालीन था और दोनों के बीच शांति नहीं, तनाव था। प्रद्योत कोई संत राजा नहीं था और अवंती को भी एक युद्ध प्रिय राज्य कहा गया है। उसके बाद पलक और उसके बाद अर्यक, ये सब राजा उज्जैन से ही राज करते थे। शहर के बीच एक ऊंचा राजकेंद्र होता था, जहां से सेना, कर वसूली और न्याय चलता था। नीचे व्यापारी, शिल्पी, किसान, सिपाही, एक जीता जागता कैपिटल। उस समय के उज्जैन के बारे में हमें उसकी साइज, उसके रूप, उसके आकार के बारे में एग्जैक्ट कंसेंसस नहीं मिलता, पर आर्कियोलॉजी से, बाकी शहरों की तुलना से और इतिहासकार के अनुमानों से ऐसा लगता है जैसे तब उस शहर में 1 से 1.5 लाख लोग रहते थे। उस दौर के हिसाब से ये एक मेगा सिटी था। कच्ची पक्की सड़कें, आंगन वाले घर, बाजार जहां मालवा का लोहा, कपड़ा और अनाज बिकता था। शिप्रा के किनारे घाट, सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के लिए। आज जो हमें उज्जैन के माउंट्स मिलते हैं वो बताते हैं कि ये शहर करीबन 700 साल ईसा पूर्वी से बसा हुआ है। इसे कभी बर्बाद करके दोबारा नहीं बनाया गया, ये बस जीता रहा। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने उज्जैन को अपने एम्पायर का हिस्सा बनाया, तब उज्जैन गिरा नहीं, वो एक प्रोविंशियल राजधानी बन गया। और एक बहुत बड़ी बात, बौद्ध परंपरा के मुताबिक अशोक को यहीं का वाइसरॉय बनाया गया था। सोचिए, मौर्य एम्पायर अपने भविष्य के सम्राट को किस शहर में ट्रेनिंग देता है? वहीं जिस पर भरोसा होता है। उज्जैन पर भरोसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लोगों पर, सिस्टम्स पर। गुप्त युग में जब चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासक उभरते हैं, तब उज्जैन एक नया रूप लेता है। तब यहाँ रहते हैं वराहमिहिर, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी। इस ग्रंथ में 5 अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल परंपराओं को जोड़ा गया, भारतीय और ग्रीक दोनों। यही काम करते हैं ब्रह्मगुप्त, जिनकी ब्रह्मशुप्त सिद्धांत ने 0, नेगेटिव नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ग्रहों की गति के नियम लिखे। और इस परंपरा के पीछे है आर्यभट्ट की आर्यभट्टिया, जहां पृथ्वी के घूमने की बात लिखी गई, पाई का मान निकाला गया और ट्रिग्नोमेट्री को आकार दिया गया। इन सब ग्रंथों में एक बात कॉमन है, अगर समय गिनना हो तो उज्जैन से। भारतीय एस्ट्रोनॉमी का प्राइम मेरिडियन उज्जैन था और अब यह शहर सिर्फ राज्य की राजधानी नहीं थी, यह एक एकेडमिक रेफरेंस बन गया था, एक सिविलाइजेशनल रेफरेंस। 6th सेंचुरी के बाद गुप्त राजा कमजोर पड़ जाते,
हुनों का आक्रमण होता है और राजधानी खिसक जाती है कन्नौज की ओर। मालवा के बाद के राजा जैसे परमार वंश के भोज अपनी राजधानी धर में बनाते हैं। उज्जैन कभी लूटपाट में नहीं जलता, बस बाईपास हो जाता है, पर महाकालेश्वर वहीं रहते हैं। इसीलिए ये एक धार्मिक राजधानी हमेशा बना रहता है। और शायद यही वजह है कि उज्जैन कभी ड्रामेटिक तरीके से गिरा नहीं। कोई बड़ी आग नहीं लगी, कोई आखिरी युद्ध नहीं हुआ, कोई एंड ऑफ एन एरा का अनाउंसमेंट नहीं आया। राज चले गए, सेना निकल गई, पर शहर रुक गया। क्योंकि उज्जैन राजा पर नहीं टिका था, उज्जैन समय पर टिका था। जब तक भारत में पंचांग खुलते रहेंगे, जब तक ग्रहण गिनते रहेंगे, जब तक महाकाल पूजे जाएंगे, उज्जैन जिंदा रहेगा।